हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महाभारत पार्ट 17 गाइस। पार्ट 16 में हमने देखा कि कैसे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उस परीक्षा में अर्जुन जी जो थे वो काफ़ी समर्थ के साथ पास हुए। उन्होंने क्रोकोडाइल का एक जाल बिछाया और सब भाग गए थे, सिर्फ अर्जुन रुके थे वहाँ पर और अर्जुन ने तीरंदाजी करते हुए क्रोकोडाइल को मार दिया गाइस। ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर बात आती है अश्वत्थामा की, जो कि पुत्र हैं, सपुत्र हैं हमारे द्रोणाचार्य जी के। तो वो आके उनसे बोलते हैं कि पिताजी ऐसा क्यों होता है कि आप अपना प्यार जो एक पुत्र को मिलना चाहिए वो सारा प्यार आप अर्जुन को देते हैं। तो पिताजी बोलते हैं नहीं, ऐसा तो सच नहीं है, ये तो झूठ है। जो मेरा प्यार है वो तो पुत्र वाला प्यार तो आपके लिए है, लेकिन हाँ इस बारे में भी गलत नहीं है कि अर्जुन मेरा श्रेष्ठ शिष्य है, इस हिसाब से मुझे उसको वो प्यार देना पड़ता है, वो उस प्यार के लायक है। तो अश्वत्थामा कहता है ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है, बाकियों के अंदर नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, सारे कौरवों को, पांडव को और अपने बेटे को लेके वो एक जंगल में जाते हैं। वहां पर एक छोटी सी चिड़िया जो होती है ना, वो पेड़ पे होती है। तो वो अपने बेटे को अपने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाते हैं, बोलते बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मतलब उनको वो बोलते हैं कि आपको इस चिड़िया को मारना है, तो वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन बोलते हैं मुझे दिख रहा है मतलब स्काई, मुझे दिख रहा है पेड़। अब वो ऐसे निशाना लगा रहे होते ना, तब पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। उसके बाद अश्वत्थामा जो होते हैं, अश्वत्थामा से पूछते हैं भाई तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो कहते हैं मुझे पिताजी आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे चिड़िया दिख रही है और मुझे वो पेड़ दिख रहा है। फिर वो अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं भाई तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं मुझे तो सिर्फ वो पक्षी दिख रहा है। फिर वो बोलते हैं और क्या दिख रहा है, कह रहे हैं अब मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य सो इस बात से ये बात पता चलती है कि जीवन में जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, हमें सिर्फ उसके अलावा आसपास कुछ दिखना नहीं चाहिए, तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जनरली जितने भी बच्चे मेरे पास स्पेशली आते हैं काउंसलिंग के लिए या मेरे पास आते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो आते हैं अपनी परेशानी लेते हुए कि हमें ये कंपटीशन क्रैक करना है या हमें जीवन में ये चाहिए। कंपटीशन के अलावा उनके नज़रें हर चीज़ पे होती हैं कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पड़ोसी ने क्या कर लिया, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मैं निकाल पाऊंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगी, ये लास्ट अटेम्प्ट है। बेटा आप इधर उधर की बातें करके, मतलब पेड़, आकाश, इन सबको देखते हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ कंपटीशन होना चाहिए, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो होने चाहिए, आपको कैसे रणनीतियां अपनाते हुए चीज़ों को क्रैक करना है, बस वो होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इधर उधर देखोगे, इधर उधर ध्यान लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका भंग होगा। चलिए चलते हैं हस्तिनापुर की तरफ, जहाँ पितामह भीष्म है और विदुर है। देखिए मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरे महाभारत का, मुझे आई एम रियली फॉन्ड ऑफ विदुर, बिकॉज राजनीति का असली जो मतलब है वो विदुर हमें सिखाता है कि बिना किसी कपट के भी राजनीति हो सकती है, बिना किसी छल के राजनीति हो सकती है, सही तरीके से राजनीति होती है। बहुत अच्छे रूल्स बनाए थे उन्होंने हस्तिनापुर के, टैक्सेशन का रूल्स हो या कैसे ज़मीन का लेन देन हो, लॉज इन्फोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, क्राइम के अगेंस्ट, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने नीतियां बनाई और बहुत ही शानदार नीतियों का राजा माना जाता है उनको। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको। तो वो जाते हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह काफ़ी सैड थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत गलत राजनीति चल रही है हमारे हस्तिनापुर में, जिसकी वजह से आगे आने वाले फ्यूचर में जो राजा बनेगा उसके लिए प्रॉब्लम है। सो भीष्म पितामह काफ़ी कंसर्न होते हैं विदुर से, जनरली सारी बातें तो करते ही थे वो, कि हो सकता है कि धृतराष्ट्र का जो पुत्र मोह है उसकी वजह से हस्तिनापुर को लेने के देने पड़ेंगे आगे चल के। वो अपना एग्जाम्पल भी कोट करते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा पिता मोह में था और आज देखो मैंने इतनी जो ओथ ली है उनकी वजह से मैं निहत्था हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो पूछते हैं कि आपको क्या ऐसा लगता है कि आपने वो जो प्रतिज्ञा ली थी गलत ले ली थी? तो वो थोड़ा भड़क जाते हैं, नहीं, हर बार जब जीवन मुझे मिलेगा हर बार मैं वही प्रतिज्ञा लूँगा, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि राष्ट्र सबसे ऊपर आता है, ना कि पिता, ना कि बेटा, बट राष्ट्र सबसे ऊपर आता है। हमें राष्ट्र के लिए पहला सोचना चाहिए। जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां वापस हो रही हैं, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूं कि मुझे अगर राज्य छोड़ना पड़े अपने पिताजी के लिए, मैं हमेशा छोड़ूंगा। लेकिन ये प्रतिज्ञा भी लेना कि मैं हमेशा हस्तिनापुर के साथ हूँ, लेकिन हस्तिनापुर में जो राजा है उनको अपनी पिता की छवि में लेके आना, दे के आना, इस चीज़ में काफ़ी रुक जाता हूँ। मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं कह नहीं पाता हूँ। बट विदुर तुम तो बोल सकते हो,
तुम तो कह सकते हो। तो वो कहता है कि मैं भली भांति, विदुर बोलते हैं कि मैं भली भांति अपने सारे रूल्स रेगुलेशन पावर सबको जानता हूँ और मैं दासी पुत्र, आपको पता ही होगा कि दासी के पुत्र थे विदुर। वो बोलते हैं जब वक्त आएगा तो मैं बोलूंगा। तो ये कॉन्वर्सेशन चलती है और बचपन से ये चल रही है हस्तिनापुर में। आप भी देखो, सबको पता है कि शकुनी क्या कर रहा है, सब जानते हैं शकुनी क्या करता है, बट कोई उसको रोक नहीं पाता है यार। तो प्रॉब्लम इज दैट अब शकुनी पहुंच गए सीधे धृतराष्ट्र के पास उनके कान भरने के लिए कि भाई जो द्रोणाचार्य हैं वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं भीष्म पितामह को, कि वो आपको क्यों नहीं कर सकते हैं। पहले तो उस बात में थोड़ा भड़का रहे थे और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये लोग पक्का षड्यंत्र रचेंगे कि कैसे ये पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन में बैठा दें और आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को ना बैठाएं। तो आप उनकी रणनीतियों को, तो आप अपने पितृधर्म को निभाइएगा, दुर्योधन को राजगद्दी पे बैठाइएगा। अब इस बात को सुन के धृतराष्ट्र कहते हैं बट मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे भरत वंश की ये परंपरा है कि लोग जन्म से नहीं अपने कर्म से राजगद्दी में बैठते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर, फिर वो ये तर्क बोलते हैं कि अगर भगवान को दुर्योधन को बैठाना ही नहीं होता गद्दी में तो वो आपका ज्येष्ठ पुत्र उसको क्यों बनाता। तो मतलब ही इज वेरी मैनिपुलेटिव सॉर्ट ऑफ अ मैन, ही मैनिपुलेट्स पीपल वेरी इजीली, घुमा देता था बातों में। अरे यार तुम्हें एक बात बताऊं, इस दुनिया में वही मैनिपुलेट हो सकता है जनरली जो वीक होते हैं माइंड से, जो छोड़ने लेट गो करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। जब मैं भी बहुत छोटी थी ना तो मैं भी बहुत चीज़ों में मैनिपुलेट हो जाती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि यार दिस इज़ दी एंड ऑफ द लाइफ और इससे अच्छा तो नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो नहीं मिल पाएगा। हम लोग ये सब सोचते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। हमें चीज़ें छोड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए, हमें डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, हमें हमेशा ही जनहित और देश के उद्धार के लिए चीज़ें सोचनी चाहिए। अभी जो भी ये सब चल रहा है, आगे चल के एक हफ्ते में बहुत कुछ क्या पता हो जाए, यू नेवर नो। बट हमारा तो ये इंडोर होना चाहिए कि भाई हमारा देश हमेशा ही प्रोग्रेसिव मोड में रहे। भले ही कुछ भी हो रहा है आपसी देशों में, बट हमारे दिलों में एकता हमेशा बरकरार रहे। यही बात भीष्म पितामह भी बोलते हैं कि भाई पितृमोह हो या पर्सनल दुश्मनी हो या कुछ भी हो, उससे देश का ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब जब हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उधर द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को सबक सिखाया है कि आप जेलसी मत करिए, क्योंकि आप जिनसे जेलस हो रहे हैं वो चीज़ों में आपसे बेहतर है, आपको उनसे बेहतर होके दिखाना है परिश्रम और प्रयास करके, बट ऐसे चिढ़ के नहीं। इधर देखिए शकुनी जी जो हैं वो अपने जो महाराज हैं धृतराष्ट्र, उनको पूर्ण रूप से कब्जा, उनके दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुंती पे और अपनी बहन गंधारी पे कब्जा नहीं कर पाते। गंधारी अगर किसी एक लेडी को मैं यहाँ सल्यूट करना चाहती हूँ इस पूरे महाभारत में, वो 110% गंधारी होनी चाहिए। उनके वो भी चाहती तो मोह में आ सकती थी अपने पति की तरह, उन्होंने भी अपनी आंखों में तो पट्टी बांध ही ली थी, चीज़ें तो उनको दिखती नहीं थी, लेकिन वो मोह में नहीं आई। हमेशा उन्होंने गलत को अपोज किया और सत्य का साथ दिया, भले ही अपने बेटे के अगेंस्ट भी चले गई बहुत बार। और हमेशा ही राष्ट्र को बांध के रखने का बहुत अच्छा एटीट्यूड रखता था। मुझे लगता था कभी कभी कि धृतराष्ट्र को हटा के गंधारी को राज सिंहासन में बैठा देना चाहिए, शी वुड हैव मैनेज इट मच बेटर। बट यू नो एज पर द परंपराज शी कैन बी राजमाता बट शी कांट बी द वो एट दैट टाइम ऑफ एरा। एनीवेज गाइज दिस इज इट एंड नाउ अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि द्रोणाचार्य, अब सारे लोग बड़े हो जाएंगे, पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, और उधर श्री कृष्ण की भी, श्री कृष्ण तो काफी बड़े होते हैं इन सबसे, ठीक है, उनकी भी पूरी खत्म हो गई और वो भी वहां से जहां से वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं बलराम, वो उज्जैन में, वो लोग भी वहां से चले गए, इनकी शिक्षा चल रही है, बच्चे हैं लेकिन वो लोग वहां शिक्षा लेके जा चुके हैं और वहां उनको शंख भी मिल गया है, शंख ले लिया है और सुदर्शन चक्र भी उठा लिया उन्होंने। तो जब वो बड़े हुए वो चले गए, लेकिन अभी बच्चे हैं। अब हम इस कहानी को आगे 10-15 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और अभी कौरव बड़े हो जाएंगे अगले एपिसोड तक, पांडव बड़े हो जाएंगे अगले एपिसोड तक, और इनके बीच में एक छोटा सा कंपटीशन होगा ये देखने के लिए कि कौन बेटर है। तो याद रखेंगे जो भरत वंश है वो जन्म से नहीं कर्म से राजा निर्धारित करता है। Okay, everybody, thank you so much for this and for your love that you have given me. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mahabharat.